वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपने पिछली वीडियोस में रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ा है, रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। वो गाना सुना है ना, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में। अच्छा चलो, हमारे पास क्या है, ये क्या बना दिया भैया आपने? ये हमने बनाया है बाउंड्री, है ना, दो मीडियम के बीच की बाउंड्री। ये है हमारे पास रेयर मीडियम, ऊपर और नीचे है हमारे पास कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम, ठीक है। ऊपर है हमारे पास रेयर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम। हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हमने क्या किया है, हमारे पास डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अच्छा भैया, हमने क्या कर दिया, हमने डेंसर मीडियम में किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। बोला रख दिया, बोला रख दिया, हाँ रख दिया बिल्कुल। अब हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकलती है। हाँ, उस शाबाश, हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में से क्या है, लाइट रेज निकलती है। तो मान लो कि लाइट रेज क्या हुई, इस ऑब्जेक्ट से निकली और इस बाउंड्री पर क्या हुई, नॉर्मली फॉल कर गई। नॉर्मली क्या कर गई, फॉल कर गई। नॉर्मली क्या कर गई, फॉल कर गई। नॉर्मली फॉल करने का मतलब 0 डिग्री के एंगल से इस बाउंड्री पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, है ना। 0 डिग्री के एंगल से इस बाउंड्री पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। भाई देखो, अगर मैं इसका नॉर्मल बनाना चाहूं तो नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा, इसका नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। हाँ, और ये रे ऐसे जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना, वो क्या होगी, बिल्कुल ऐसी जाएगी। मतलब ये रे जो है वो अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी। वो रे जो है ऐसे अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोल दिया यहाँ से कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से कोई रे 0 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस होगी या फिर उस बाउंड्री के नॉर्मली फॉल करेगी तो वो अनरिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी, है ना। वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कब? जब वो बाउंड्री के क्या करे, नॉर्मली फॉल करे। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे को इस बाउंड्री के से आई एंगल पर इंसिडेंट कराया। भाई मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे को यहां पर बाउंड्री पर कितने एंगल से इंसिडेंट कराया, आई एंगल से इंसिडेंट कराया। अच्छा, तो वो क्या होगी फिर, आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो आर एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और हम जानते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फॉर्म की नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जब ये डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फॉर्म की नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इन एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। भाई यहां से हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। वो किस मीडियम में बढ़ेगा, रेयर मीडियम में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। मैं क्या करता गया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। देखो मैंने ये बढ़ा दिया और मैंने इसको इतना बढ़ा दिया, मैंने इसको इतना बढ़ा दिया कि कि यहां पर क्या हुआ, मैंने इसको इतना बढ़ा दिया कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो इस बाउंड्री के पैरेलल जो है ट्रेवल करने लग गई। भाई साहब, मतलब मैंने इसको इतना बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो गया, है ना। भाई जैसे यहां पर जाएगा तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। कि यहां से क्या होगी, नॉर्मल से अवे ज्यादा बेंड होगी। और ये कितनी बेंड हो गई कि ये इस बाउंड्री के क्या हुई, पैरेलल ही होगी, इतनी बेंड हो गई। अच्छा अच्छा, मैंने इतना एंगल बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो गया। तो जब मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री हो जाता है ना, 90 डिग्री हो जाता है तो मेरे पास उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बोलता हूं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा,
क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब भी कोई भी रे डेंसर से रेयर में जा रही हो, जब भी कोई रे डेंसर से रेयर में जा रही हो और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बोलो यहां तक बात समझ में आई? क्रिटिकल एंगल क्या है समझ में आ गया? क्रिटिकल एंगल क्या है समझ में आ गया? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, और रे जो है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए। अच्छा, अच्छा, अब क्या होगा भैया? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट में से और रेस निकलेंगी, ऑब्जेक्ट में से और रेस निकलेंगी, और मैंने ऑब्जेक्ट में से रे निकली और ये बाउंड्री पर ऐसे इंसिडेंट हुई, इस बाउंड्री पर ऐसे इंसिडेंट हुई, यहां पर ये ऐसे इंसिडेंट हुई कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। भाई देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम था या ज्यादा था? बोलो। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम था, तो ये क्या करेगी? दूसरे मीडियम में चली गई, भाई रेयर से डेंसर में चली गई, जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम था। अब यहाँ पर जब क्रिटिकल एंगल के बराबर था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने इंसिडेंस एंगल को इतना बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल एंगल से ही ज्यादा हो गया। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो भैया वो रे जो है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। ये जो है इसी मीडियम में क्या है? वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो बात यहां तक चमकी या नहीं चमकी? बोलो हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में हार्ट ही हार्ट बढ़ देंगे भाई साहब, एकदम कमेंट बॉक्स में आग मचा देंगे, जहर मचा देंगे, गर्दा बोल देंगे। चलो यहां तक सब कुछ समझ में आया? एक बार दोबारा से बताता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक बार अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, जेईई में भी पूछा जाता है ना? तो हमारे पास, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास टेंशन में रखा हुआ है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट से निकलती है रे, तो एक रे हमारे पास इंसिडेंट हुई 0 डिग्री के एंगल से, या फिर नॉर्मली फॉल की बाउंड्री के, तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। अब दूसरी हमने यहाँ पर आई एंगल से इंसिडेंट हुई, तो वो आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि वो रे जो है 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पर उस एंगल को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब वहां पर रे क्या है 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, भाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, तो वो रे अब दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब कोई रे जिस मीडियम से चले उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात यहां तक समझ आ गई? बात यहां तक समझ में आ गई? हाँ। अब देखो यहां पर आपसे कंडीशन पूछेगा, कंडीशन पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तो पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। भाई देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा था, तो क्या यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा था? नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही हमने क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने क्या कर दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, तो हमारे पास हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिला। क्या यहाँ पर तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई नहीं? क्या यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई नहीं? भाई होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर पार्शियली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से छोटा रखूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से छोटा रखूंगा, तो यहाँ पर पार्शियली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दूंगा, तो फिर तो भैया जब कोई चीज बड़ी होगी तो फिर तो पूरा अपना राज चलेगा ना। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टोटली कहलाएगा ना, फिर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना? जब छोटे थे तो पार्शियल थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो भैया टोटल हो गए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कंडीशन हुई? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। एक बार फिर से बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। और हमारे पास रे जो है डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। लाइट जो है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। दो कंडीशन होती है बस, दो कंडीशन होती है, तो इसी को लिख दो भैया, इसी चीज को लिख दो। पहले क्या लिखेंगे? पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, चलो बता दो। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, फिर इसकी कंडीशन लिख लेना। जो अभी पढ़ा है उसी को लिख दो बस, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है भैया।
क्या भैया फिजिक्स भी इतनी आसान है? अरे बहुत आसान है, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। चलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? दी फिनोमिना of bending of light of bending of light in the same medium in the same medium when it travel at an angle greater than critical angle greater than critical angle। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, ऐसा लिख लेना यहाँ पर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रेवल्स एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन मतलब इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेडियर। तो इसी को लिख दो, कंडीशंस कंडीशंस फॉर टीआईआर, फॉर टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहली लिखो, पहली क्या लिखो कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, हमारे पास यहां से क्या हुआ? पहली कंडीशन क्या हुई टीआईआर के लिए? लाइट मस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस must greater than critical angle। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो यहां तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रैवल एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और कंडीशन फॉर टीआईआर क्या होगा? लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। बस यही चीजें तो पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, यही चीजें पढ़ रहे हैं, यही चीजों को लिख दिया है ना। चलो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि हम बोल रहे हैं कि इनसी मतलब कि हमारे पास इंसिडेंस एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लो और फिर कैलकुलेशन सब पढ़ लो। क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? बस हो गया, बस यही से सवाल आएंगे। अच्छा चलो क्रिटिकल एंगल पढ़ो। अब क्या हेडिंग पढ़ेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन लिख लेते हैं। किसकी? क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल भाई, क्रिटिकल एंगल है था क्या? क्रिटिकल एंगल था क्या? क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। भाई देखो मेरे पास ये मीडियम था, है ना, ये रेयरर मीडियम था, और ये मेरे पास डेंसर मीडियम था। तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही थी, हाँ, और ये क्या हो रही थी? जब मैंने नॉर्मल बनाया तो लाइट जो है 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही थी, तब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? क्रिटिकल एंगल के इक्वल था। भाई हमारे पास जब मेरे पास कुछ इंसिडेंस एंगल से इंसिडेंट हुई और ऐसे इंसिडेंट हुई कि 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, हाँ, तो जिस इंसिडेंट एंगल से 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, in the denser medium, in the denser medium at which at which at which an angle of refraction, an of refraction angle of refraction is 90 degree, is 90 degree, और कौन से मीडियम में बनना है, रेयरर मीडियम में, इन रेयरर मीडियम, in rarer medium is called critical angle, is called critical angle। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कब, एट विच एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम में, जब रेयरर मीडियम में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की। कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है, हमारे पास रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, और ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना, अरे बोल दो μ2। ठीक है, कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, वही लगाते आ रहे हैं अभी तक। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमारे पास यहां पर होगा क्या, हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, ये होता है। भाई देखो साइन आई, यहां पर आई हम कौन सा लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन आई सी, साइन आई सी। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना लेंगे, 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल है, 90 डिग्री की। हाँ, अब यहां पर ये μ1 अपॉन μ2, अब यहां पर भैया ये μ1 अपॉन μ2 कैसे लिया, भाई देखो लाइट जिस मीडियम से चलना स्टार्ट की थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लेते हैं, और जिसने एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेते हैं। तो रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ले लिया μ1, और जिस मीडियम से चली थी डेंसर से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ले लिया μ2। अच्छा, साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास यहां से साइन आईसी जो होगा वो μ1 अपॉन μ2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहां से आईसी निकालना चाहूं तो कितना होगा, हमारे पास साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकल कर आ गया। क्रिटिकल एंगल निकालना है तो एक्सप्रेशन निकालो, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। अच्छा, और देखो, और यहां से अगर मान लो कि मेरे पास जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, अगर मैंने रेयरर मीडियम को एयर मान लिया है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। तो μ1 हमने 1 मान लिया, और इसको हम μ2 को जो है 2 मान लेते हैं। भाई देखो μ2 को 2 क्यों मानेंगे, μ2 को μ मान लो। देखो अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एज्यूम किया है, लेट किया है कि मेरे पास जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, और हम जानते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। हाँ, तो μ1 1 के इक्वल हो गया। अब डेंसर मीडियम क्या होगा, भाई वाटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप डेंसर मीडियम में, हाँ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ के इक्वल मान लो, तो μ2 कितना हो गया, μ2 के इक्वल, μ2 जो है μ के इक्वल हो गया। μ2 कितना है, μ के इक्वल, μ1 कितना है, 1 के इक्वल, तो यहां पर पुट कर दो। देखो IC इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 कितना हो जाएगा 1, और मेरे पास μ2 कितना हो जाएगा μ, तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन μ। हाँ, ये कब माना जब हमने रेयरर मीडियम को, जो हमारे पास रेयरर मीडियम है वो क्या है, एयर है, रेयरर मीडियम को हमने कंसीडर किया है एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, तो हमारे पास साइन IC जो होगा कितना होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन μ, कितना होगा IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन μ। अब यहां से आपको यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना भाई। यहां से साइन आईसी जो है क्रिटिकल एंगल जो है वो डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाऊंगा तो मेरा क्रिटिकल एंगल कम होगा,
अगर मैं डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटा दूंगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। दोबारा डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाऊंगा, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाऊंगा तो मेरा क्रिटिकल एंगल कम होगा। अगर मैं डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटा दूंगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। बात यहां तक समझ आ गई? अरे बात यहां तक समझ में आ गई भाई? बात यहां तक समझ में आ रही है? तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा।